Hello everyone, welcome to online community for students. Okay, so today topic is JSP action tags. तो JSP के अंदर एक्शन टैग्स कौन से होते हैं? जब हमें कोई एक्शन करनी होगी JSP पेज के ऊपर तो वहाँ पे एक्शन टैग का यूज होगा, ठीक है। तो देयर आर मैनी JSP एक्शन टैग्स और एलिमेंट्स। तो बहुत सारे एक्शन टैग हैं और एलिमेंट्स हैं। ईच JSP एक्शन टैग इज यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। और जो हर एक JSP एक्शन टैग होता है वो किसी न किसी एक स्पेशल टास्क के लिए यूज किया जाता है। जो एक्शन टैग्स होते हैं वो यूज टू कंट्रोल द फ्लो बिटवीन पेज एंड जावा बीन्स, ठीक है। तो जो पेज होगा वेब पेज और जावा बीन क्या होता है? जावा में क्लास होती है बीन क्लास, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में फ्लो को कंट्रोल करके रखता है। जो JSP एक्शन टैग्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से एक्शन टैग्स हैं। तो देखिए सबसे पहले जो एक्शन टैग है वो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे JSP:फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये टैग जो यूज होता है वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए। एंड फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू अनदर रिसोर्स। तो जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड कर देता है किसी दूसरे रिसोर्स के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं JSP फॉरवर्ड। फिर आता है JSP इंक्लूड। तो इंक्लूड अनदर रिसोर्स, ठीक है। दूसरे रिसोर्स को पेज के ऊपर लगाना है तो इंक्लूड। यूज बीन, तो ये जो यूज किया जाता है वो क्रिएट या फिर लोकेट बीन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बीन क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर सेट प्रॉपर्टी, तो सेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन ए बीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब वैल्यू सेट करने के लिए यूज करते हैं। और गेट प्रॉपर्टी, तो गेट करना वैल्यू को पेज से बीन से उठाना, ठीक है, मतलब प्रिंट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बीन, ठीक है। नेक्स्ट प्लगइन, प्लगइन एम्बेडेड अनदर कंपोनेंट सच एज एप्लेट। तो अगर आपको JSP के अंदर एप्लेट लगाना है, ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें लगानी है तब आप प्लगइन का यूज करते हैं। फिर जे परम, ठीक है। तो JSP परम, परम मतलब पैरामीटर। तो ये जो है वो सेट ऑफ पैरामीटर्स वैल्यू होती हैं और इट यूज्ड इन फॉरवर्ड एंड इंक्लूड मोस्टली। तो इससे पहले जो फॉरवर्ड और इंक्लूड जो पढ़ा था वहाँ पे पैरामीटर के सेट में कुछ वैल्यू आपको रखनी है तो आप JSP परम का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फॉल बैक, ठीक है। तो इट कैन बी यूज टू प्रिंट मैसेज इफ प्लगइन इज वर्किंग, इट इज यूज्ड इन JSP प्लगइन। तो इसको हम JSP प्लगइन के अंदर यूज करते हैं और वहाँ पे ये बताता है कि हमारा जो प्लगइन है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा था एक्शन टैग्स, ठीक है। और अब हम बारी बारी सारे एक्शन टैग्स देखेंगे। तो जो JSP यूज बीन, एक मिनट, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टैग्स जो हैं वो उसमें एक तो है आपका यूज बीन, दूसरा है सेट प्रॉपर्टी और तीसरा है गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीन आपको आने ही चाहिए। ये तीन से आप क्या करते हैं, इन तीनों का यूज किया जाता है फॉर बीन डेवलपमेंट, ठीक है। तो बीन डेवलपमेंट, अभी बीन क्लास भी हम देखेंगे बीन क्लास क्या होती है इसके अंदर।
तो अब हम फॉरवर्ड एक्शन टैग के बारे में देखेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। तो देखिए जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग जो होता है वो यूज होता है फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स। इट में बी जेएसपी एचटीएमएल और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम फॉरवर्ड एक्शन टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग है वो बिना किसी पैरामीटर के हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, टैग जो है वो इसी हिसाब से लिखा जाएगा, पहले जेएसपी फिर कॉलन फिर टैग का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका डायरेक्टिव, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा पेज, ठीक है। तो कौन से पेज पे आपको रिक्वेस्ट को भेजना है तो उसका यहाँ पे आ जाएगा यूआरएल, जो भी यूआरएल है जहाँ आपको भेजना है तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा एग्जांपल है वो उसका है टैग विथ पैरामीटर। टैग के अंदर पैरामीटर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी यूआरएल है वो देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी टैग के अंदर नीचे दे देंगे जेएसपी परम, मतलब पैरामीटर। परम के अंदर जो है नेम दे देंगे कि पैरामीटर का नाम क्या है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट टू प्रिंट डेट डॉट जेएसपी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक हमारे पास इंडेक्स फाइल है जो हमारी होम पेज, लेकिन इंडेक्स को हम होम पेज भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो वेबसाइट खुलती है उसको हम होम पेज बोलते हैं और वो ही पेज का जो नाम होता है वो इंडेक्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेक्स ही आपको पेज दिखाई देता है, किसी भी वेबसाइट को इंडेक्स पेज होम पेज बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग लगाया है, दिस इज ए इंडेक्स पेज, ठीक है। बस यहाँ पे आपने एक एक्शन टैग लगाया है, एक्शन टैग का नाम है जेएसपी फॉरवर्ड। जेएसपी फॉरवर्ड के बाद आपको पेज नाम का एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा और वहाँ बताना पड़ेगा कि आपको रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड करनी है, उस जगह का नाम बताओ। तो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है प्रिंट डेट के ऊपर, ठीक है। ये एक अलग से जेएसपी फाइल बनी होगी। फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ पे है प्रिंट डेट। तो इस जेएसपी का काम है डेट को प्रिंट कराना, ठीक है। तो बात यह है कि जब भी आप इसको रन करोगे, तो सबसे पहले ये पेज खुलेगा, ठीक है। इसे खोलने के बाद सीधी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी इस वाले पेज पे आ जाएगी और आपको डेट वहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जेएसपी फॉरवर्ड टैग, ठीक है। तो अब जो है वो विद पैरामीटर के साथ में, तो पैरामीटर का मतलब कुछ वैल्यू भी हम, पैरामीटर भी हम जो है किसी का दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सेम लाइन है, बस यहाँ पे हमने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एड्रेस भी दे सकते हैं। तो ये आपको एज ए पैरामीटर यूज किया जाएगा। फिर अच्छा ये एक चीज़ देखना कि जेएसपी फॉरवर्ड टैग यहाँ बंद हुआ और यहाँ पे खुला था, उसके अंदर आपने पैरामीटर का टैग दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पे जो है ये तो डेट प्रिंट करेगा और उसके बाद रिक्वेस्ट पे गेट पैरामीटर हम ले लेंगे। तो डेट के साथ में वहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो भी पैरामीटर आपने दिया होगा वो भी वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेट टाइम आ जाएगा, ठीक है, डेट टाइम आ जाएगा और नीचे पे www डॉट जो भी आपने वहाँ लिखा होगा वो वहाँ यहाँ पे दिख जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक पेज से अगर आप इसको रिक्वेस्ट करेंगे, ये मान लो इंडेक्स वाली फाइल है, तो आप जो यूआरएल है मतलब वेबसाइट एड्रेस है उसमें इंडेक्स ही लिखेंगे, ठीक है। खुलेगा तो इंडेक्स, लेकिन जो इंडेक्स की रिक्वेस्ट जाएगी वो डेट दिखाएगी और डेट एक अलग फाइल है। तो मतलब हुआ क्या कि जो ये रिक्वेस्ट थी वो पहले तो इसके पास जाएगी इंडेक्स के पास, वहाँ पे ये लिखा है कि इसको इंडेक्स फुलफिल नहीं करेगा, इसको फुलफिल करेगा कोई दूसरी फाइल। तो वो उस रिक्वेस्ट को भेजेगा दूसरी फाइल के ऊपर,
ठीक है, इसका मतलब फॉरवर्ड कर देगा। तो ये है फॉरवर्ड टैग, और ऐसे ही आपने उसमें भी पढ़ा था सर्वलेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो वो इंक्लूड टैग है। ठीक है, तो ये इंक्लूड टैग भी उसमें था सर्वलेट के अंदर। तो इंक्लूड टैग का जो यूज है वो डिफरेंट रिसोर्सेज को इंक्लूड करने में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये index.jsp फाइल हमने बना दी है और यहाँ पे लगाया है इंक्लूड टैग। उस इंक्लूड के अंदर हमने कर दिया है प्रिंट डेटा। ठीक है, बात वही है, फॉरवर्ड और इंक्लूड काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कि इसमें भी हमने अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ये वाली फाइल, और यहाँ पे हमने उसे फॉरवर्ड कर दिया था। इतना फर्क है बस, यहाँ पे हमने सीधा दे दिया इसके पास और वहाँ हमने फॉरवर्ड किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे, ओके, हाँ, तो इसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट लाइन टाइम भी यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, और टाइम दिखाने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो जो भी हेडिंग आएगा वो हेडिंग आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डेट टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे ये इंडेक्स सेक्शन का इंडेक्स पेज दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है दो फाइल हमने बनाई है। ठीक है, अभी भी दो ही फाइल बनी है, लेकिन अब हमने फॉरवर्ड यूज ना करके इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने का मतलब ये है कि इस पेज के अंदर ये पेज इंक्लूड हो गया, और फॉरवर्ड करने का मतलब ये था कि ये पेज अपने आप में सिंगल था। बस हुआ क्या कि इस पे जो रिक्वेस्ट आई थी इसने भेज दी डेट वाली फाइल के पास। ठीक है, तो इतना ही फर्क होता है इसके अंदर फॉरवर्ड और इंक्लूड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो जरूरी है बीन। ठीक है, तो बीन कहाँ पे यूज होते हैं? तो देखो, जावा के अंदर दो तरीके की क्लास होती हैं। जावा बीन इज ए क्लास। जावा के अंदर होती है टू टाइप्स की क्लासेस। ठीक है, यहाँ से कोई छोड़ के गया था क्या? ओके, तो व्हाट इज द बीन? ठीक है, बीन होता है क्या? तो बीन जो जावा बीन होती है वो एक तरीके की क्लास है दैट शुड फॉलो द फॉलोइंग कन्वेंशन। अब ये एक सिंपल क्लास नहीं होती, ये थोड़ी स्पेशल क्लास होती है। ठीक है, जो बीन क्लास होती है वो इट शुड हैव नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। पहली बात तो ये कि बीन क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो बिना आर्गुमेंट वाला होगा। ठीक है, तभी वो बीन क्लास बन पाएगी। दूसरी चीज, जो बीन क्लास होती है वो शुड बी सीरियलाइजेबल, मतलब बीन क्लास हमेशा इम्प्लीमेंट होगी सीरियलाइजेबल इंटरफेस के साथ में। तीसरी चीज, इट शुड प्रोवाइड मेथड टू सेट एंड गेट वैल्यू ऑफ अदर प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी नोन एज गेटर एंड सेटर मेथड। तो ये बीन क्लास के अंदर हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं, एक गेट और एक सेट। तो इसको हम गेटर और सेटर मेथड बोलते हैं। ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो क्लास की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज, इनको अंदर वैल्यू देने के लिए यूज करी जाती हैं। ठीक है, तो ये तीन कन्वेंशन होने चाहिए एक बीन क्लास के अंदर, तभी वो बीन क्लास आपकी बनेगी। ठीक है, बाकी और मेथड नहीं होता है इसमें, सिर्फ गेटर होता है सेटर होता है, दो ही मेथड होते हैं। दूसरी बात ये आती है कि बीन क्लास हम यूज ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द जावा वाइट पेपर इट इज रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। बीन क्लास को हम रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो बीन होता है वो एनकैप्सुलेट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू वन ऑब्जेक्ट। बीन क्लास क्या करती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में एनकैप्सुलेट कर देती है। ठीक है, सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, जिससे कि हम इसको अलग अलग जगह से यूज कर पाए। मोर ओवर इट प्रोवाइड इजी मेंटेनेंस, और इससे हम आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है बीन क्लास का। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एक पैकेज बना रखा है माई पैक नाम का। ठीक है, इस फाइल का नाम है
एम्प्लॉय डॉट जावा, ये PHP की फाइल नहीं है, ये जावा की ही फाइल है, ठीक है। क्लास PHP में नहीं बनेगी, क्लास तो जावा में ही बनेगी। बस यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, जिसके अंदर इम्प्लीमेंट किया सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो पहला पॉइंट पूरा हो गया। उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टी ली, ठीक है। तो हमने एक आईडी ली और एक हमने नेम लिया एम्प्लॉय का। दूसरी एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा प्राइवेट टाइप की होती है, ठीक है। प्राइवेट होती है, पब्लिक नहीं होती। तो नॉर्मल क्लास में प्रॉपर्टी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ही होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, दोनों प्रॉपर्टी ले ली। दोनों प्रॉपर्टी लेने के बाद कंस्ट्रक्टर लगाया। कंस्ट्रक्टर इसका हमेशा रहेगा बिना आर्गुमेंट वाला, ठीक है, विदाउट आर्गुमेंट वाला। इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखा, कंस्ट्रक्टर में ब्लैंक है। उसके बाद इन दोनों प्रॉपर्टी को सेट और गेट करना। सेट करना मतलब वैल्यू इस पे रखना, गेट मतलब यहाँ से वैल्यू उठाना। तो ये दो मेथड आप इसमें सेट करेंगे, इनको गेटर सेटर मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सेट आईडी, तो मतलब उसमें लिख दिया इंट आईडी और दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, तो ये आपकी वैल्यू सेट हो गई। उसके बाद गेट आईडी, तो गेट मतलब आईडी के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको वहां से उठाना, और सेट मतलब उस आईडी पे कुछ ना कुछ रखना, ठीक है। सेट नेम, तो नेम के अंदर स्ट्रिंग में नेम ले लिया, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम असाइन कर दिया। ऐसे गेट नेम तो रिटर्न कर दिया नेम को। तो दो ही फील्ड थे, ठीक है, तो इसलिए दो लगाने पड़े। और उसके बाद जो है बाकी और भी होते तो हम और भी इसमें लगा देते, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि बीन क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे। तो बीन क्लास को एक्सेस करने के लिए आप मेन मेथड बनाया, ठीक है। मेन मेथड में एक मतलब टेस्ट क्लास बना लिए हमने, ऑब्जेक्ट बना लिया एम्प्लॉय का ई। उसके बाद ई पे कॉल किया सेट नेम मेथड, नेम डाल दिया, ठीक है, नेम को प्रिंट करा दिया। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।